हेलो स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ पूनम कुमावत और हम लोग डिस्कशन कर रहे थे किंगडम फंजाई का फोर्थ क्लास ड्यूटेरोमाइसेटीज के बारे में। ड्यूटेरोमाइसेटीज के बारे में हमें पता है कि इस फंजाई के ग्रुप को हम किस में रखते हैं, फंजाई इनपरफेक्टी, या फिर आप बोल सकते हो इनपरफेक्ट फंजाई भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इसको इनपरफेक्ट फंजाई क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो परफेक्ट स्टेज मानी जाती है यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, एब्सेंट है। ठीक है, अगर इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइडेंटिफाई कर लिया जाए यानी कि डिस्कवर कर लिया जाए, तो जो डिटेरोमाइसेटीज के मेंबर हैं वो मूव कर जाएंगे अपनी राइट क्लासेस में, चाहे वो एस्कोमाइसेटीज हो या बेसिडियोमाइसेटीज। ठीक है, अब हम डिस्कशन करते हैं कि इसका जो माइसीलियम है वो किस तरीके से प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर हम माइसीलियम के बारे में डिस्कशन करें, माइसीलियम यानी कि फंगल बॉडी, तो इनकी माइसीलियम कैसी होती है, सेप्टेट होती है एंड ब्रांच्ड होती है। ठीक है, सेप्टेट और ब्रांच्ड इनकी क्या होती है, माइसीलियम प्रेजेंट होती है। अब हमें क्लियर है कि इनके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं होता, तो फिर इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन की फिनोमिना है वो किस तरीके से होती है, तो हम देखेंगे इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल मेथड से होता है, यानी कि यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। ठीक है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर बनेंगे वो किस तरीके के होंगे, वो स्पोर होते हैं कोनिडिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोनिडिया क्या रहते हैं, एसेक्सुअल स्पोर्स होते हैं। ठीक है, इनको हम एसेक्सुअल स्पोर बोलते हैं। इसके अलावा इस फैमिली का अगर देखें कि इस क्लास के जो मेंबर हैं वो किस तरीके से होते हैं, इनका हैबिटेट देखें, हैबिटेट, तो हम देखेंगे कि इनके जो मेंबर होते हैं वो बेसिकली कुछ मेंबर तो सेप्रोफाइटिक होते हैं, सेप्रोफाइट। ठीक है, और कुछ पैरासाइट भी होते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। इसके अलावा इनके जो काफ़ी सारे मेंबर, यानी कि हम बोल सकते हैं लार्ज नंबर ऑफ मेंबर ऑफ दिस क्लास आर डिकम्पोजर्स। ठीक है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिनोमिना, क्योंकि ये सेप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, इसीलिए इनके जो मेंबर होते हैं मोस्ट ऑफ केस के अंदर, यानी कि लार्ज नंबर हमें देखने को मिलता है, लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स of this class are decomposers। ठीक है, कैसे होते हैं, डिकम्पोजर्स होते हैं, किसके ऊपर, जो डिके और जो डेड मैटर्स होते हैं उनके ऊपर, और ये जो मेंबर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं इन मिनरल साइक्लिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिटेरोमाइसेटीज के अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हमारे सामने कौन कौन आता है, ट्राइकोडर्मा। ठीक है, इसके अलावा हमारे सामने एग्जाम्पल है वो है अल्टरनेरिया। ठीक है, इसके अलावा कोलेक्टोट्राइकम। ठीक है, तो ये तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है किसके, डिटेरोमाइसेटीज के। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो यहाँ से आते हैं डिटेरोमाइसेटीज के। तो आपको देखने को मिलेगा कि जो डिटेरोमाइसेटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं प्रेजेंट होता, एक परफेक्ट स्टेज इनके अंदर नहीं देखी जाती। ठीक है, अब देखते हैं कि जो इसके मेंबर हैं उनके थ्रू कौन कौन सी डिजीज कोज होती है, जैसे कि अल्टरनेरिया सोलेनी से पूछा गया है, और एक कोलेक्टोट्राइकम से भी डिजीज पूछी गई है कि कौन सी ये डिजीज कोज करते हैं। तो कुछ ड्यूटेरोमाइसेटीज के मेंबर्स के थ्रू जो डिजीज हैं अगर हम देखें, तो पहले हम देखेंगे फंजाइज की नेम। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट फंजाई हम लेते हैं अल्टरनेरिया कोई, अल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है, ये फंजाई है और इससे होने वाली डिजीज का जो नेम है वो है अर्ली ब्लाइट।
ऑफ पोटैटो। ठीक है, इसके अलावा एक और इसका जो मेंबर है वो था कोलेक्टोट्राइकम फेलकेटम। ठीक है, और इससे होने वाली जो डिजीज है वो कौन सी होती है? रेड रोट ऑफ शुगर केन। ठीक, तो इस तरीके से हमारे सामने कुछ इम्पोर्टेंट जो डिजीज है वो पूछी जाती है। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि हम ये तीन चारों फैमिली जो चारों क्लास है किंगडम फंजाई की, अगर हम इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करें, ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। डिटेरोमाइसिटिस के राइट 3 एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, और जिसके अंदर हम लोग एग्जाम्पल में आपके सामने है तीनों। डिटेरोमाइसिटीज़ के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर बनता है उसका नाम लिखो। तो इस तरीके के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे भी जाते हैं। ठीक है, और ये जो अर्लियर ब्लाइट जो डिजीज़ है पोटैटो की, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया हुआ है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास चारों की चारों क्लासेस है वो कहाँ से बिलोंग करती है। यानी कि अगर हम देखें तो एक और डिजीज़ भी है जो इनमें से देखने को मिलती है, वो भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ जिसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक थर्ड जो डिजीज़ आती है हमारे सामने वो है ट्राइकोलम, यानी कि जो फंजाई का नाम हम लोग यहाँ पे जो डिजीज़ का नेम है वो है एथलीट फुट डिजीज़। ठीक है, इस डिजीज़ को इन ह्यूमन स्पेसिफिक तो ये किस में होती है? ह्यूमन में होती है। और यहाँ पे जो फंजाई है मेनली वो कौन सी फंजाई इस डिजीज़ को कोज करती है? तो 2 फंजाई है, एक तो ट्राइकोफाइटोन इंटर डिजिटिलेसिस, ठीक है, और एंड टीनिया पेडिसी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमें डिटेरोमाइसिटीज़ के मिलते हैं। अब अगर हम कंपैरिजन एनालिसिस करें जो फंजाई है, यानी कि हम लोग चारों की चारों क्लासेस पढ़ चुके हैं, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? किंगडम फंजाई। ठीक है, और किंगडम फंजाई के अंदर हमने टोटल कितनी क्लास पढ़ी है? 4 क्लास पढ़ी है। ठीक है, एक क्लास का नाम था फाइकोमाइसिटीज। ठीक है, और एक क्लास जो थी वो थी एस्कोमाइसिटीज। ठीक, और एक क्लास का नाम था बेसिडियो माइसिटीज, और जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी वो थी डिटेरो माइसिटीज। ठीक है, अगर हम इनके अंदर कंपैरिजन करें तो हमारे सामने आता है सबसे पहला हम देखें कि इनका जो माइसीलियम है वो कैसा होता है। माइसीलियम, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम डिटेरो फाइकोमाइसिटीज की बात करें तो इनका जो माइसीलियम था वो कैसा था? एसेप्टेट होता है, पहली चीज़ तो ये क्लियर करना होगा, और कोइनोसाइटिक होता है, कोइनोसाइटिक। दूसरा जो एस्कोमाइसिटीज है इनके जो माइसीलियम होते हैं वो कैसे होते हैं? सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज का भी कैसा मिलेगा? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। और ठीक इसी तरह से डिटेरोमाइसिटीज का भी सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ठीक है, इस तरीके से हमारे सामने माइसीलियम देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर कैसे कौन से बनते हैं? एसेक्सुअल स्पोर। ठीक है, तो एसेक्सुअल स्पोर पे आए तो जो फाइकोमाइसिटीज है इनके अंदर हमें जूस स्पोर, ठीक है, यानी कि जूस स्पोर के अंदर हमारे सामने सारे तरह के स्पोर बनेंगे, जैसे कि एप्लेनोस्पोर्स भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। जूस स्पोर, एंजियोस्पोर भी बोल सकते हैं, यानी कि जूस स्पोर भी देखने को मिलेंगे या फिर स्पोरेंजियोस्पोर
ठीक है, और इसके अलावा एप्लेनोस्पोर। जबकि एस्कोमाइसिटीज के अंदर जो एसेक्सुअल स्पोर होते हैं वो ट्रूली कोनिडिया प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो बेसिडियोमाइसिटीज है उनके अंदर हमें क्लियरली एब्सेंस देखने को मिलती है स्पोर्स की, और डिटेरोमाइसिटीज में वापस से क्या आते हैं, कोनिडिया एज ए सेक्सुअल स्पोर रहते हैं। वहीं हम एसेक्सुअल स्पोर की बात करें, सेक्सुअल स्पोर की बात करें तो हमारे सामने कौन से आते हैं, तो एसेक्सुअल स्पोर के अंदर जो फाइकोमाइसिटीज है वो उनमें होते हैं जाइगो स्पोर या फिर आप बोल सकते हो ऊ स्पोर, ठीक है। और एस्कोमाइसिटीज में प्रेजेंट होते हैं एस्को स्पोर, और बेसिडियोमाइसिटीज में होता है बेसिडियो स्पोर, और डिटेरोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर होते ही नहीं है, तो यहाँ पे एब्सेंस हमें देखने को मिलती है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ठीक है। और लास्ट जो हमारा कंपैरिजन रहता है वो किसके बारे में रहता है, फ्रूटिंग बॉडी। फ्रूटिंग बॉडी की अगर हम बात करें तो हमें कैसा देखने को मिलेगा, फ्रूटिंग बॉडी जो है वो जो फाइकोमाइसिटीज है इसके अंदर तो क्लियरली एब्सेंट होती है। एस्कोमाइसिटीज के अंदर फ्रूटिंग बॉडी एस्कोकार्प, ठीक है। और जो बेसिडियोमाइसिटीज होती है उसके अंदर बेसिडियो कार्प, ठीक है। और डिटेरोमाइसिटीज के अंदर तो फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट ही नहीं होती। तो इस तरीके से हमारे सामने एक कंप्लीट कंपैरिजन आता है चारों के चारों जो फंजाई की क्लासेस हैं उनके बीच में, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। और रही बात इनके एग्जाम्पल्स की, वो आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए इनके एग्जाम्पल, क्योंकि इनके जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि राइजोपस एंड म्यूकर, तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसके, म्यूकर, ये तो एग्जाम्पल है फाइकोमाइसिटीज के, फाइकोमाइसिटीज, ठीक है। तो और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो राइजोपस और म्यूकर के अलावा जो और एग्जाम्पल एज ए वेरी इंपॉर्टेंट रहते हैं वो रहता है एस्पारेजिलस। वो आपकी कौन सी, और एक एस्पारेजिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। और ये जो एग्जाम्पल है वो क्लास एस्कोमाइसिटीज के हैं। इसके अलावा हमारे पास जो थर्ड क्लास है अगर उसके एग्जाम्पल देखें, यानी कि बेसिडियोमाइसिटीज के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है वो है अगेरिकस, जो कि एडिबल मशरूम थी, स्मट फंजाई यूस्टिलेगो, ठीक है, पक्सीनिया, स्मट फंजाई, और जैसे कि पफ बोल्स, लाइकोपैडोन, और जो ब्रैकेट फंजाई गैनोडर्मा। तो ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल है वो बेसिडियोमाइसिटीज से बिलोंग करने वाले जो मेंबर होते हैं उनमें से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है। और लास्ट में हमारे सामने आता है डिटेरोमाइसिटीज के जो मेन इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। ये एग्जाम्पल पूछे गए एग्जाम्पल्स हैं, एक तो अल्टरनेरिया और एक ट्राइकोडर्मा, ठीक है, और एक इसका कोलेक्टोरियम, ठीक है। तो ये जो एग्जाम्पल है वो कि कौन से के हैं, वो डिटेरोमाइसिटीज, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है जो इनकी कंपैरेटिव एनालिसिस के साथ साथ ये एग्जाम्पल्स भी आपको बहुत अच्छे से लर्न होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हमने
जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की हम बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हम लोगों ने 5 किंगडम RH व्हिटेकर ने बनाए थे। और पांचों किंगडम की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमने जो यानी कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करें, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जो फर्स्ट किंगडम हमारे पास था वो तो कौन सा था, 5 किंगडम से मोनेरा। ठीक है, और हमें याद है कि मोनेरा के अंदर जितने भी मेंबर थे वो कैसे थे, प्रोकैरियोटिक सेल के थे और यूनिसेलुलर थे, और सारे के सारे क्या थे, बैक्टीरियाज थे। ठीक है, जिसके अंदर आपने आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और साइनो बैक्टीरिया पढ़े थे। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रोटिस्टा। ठीक है, सेकंड जो किंगडम था इसके अंदर सारे की सारी यूकैरियोटिक थे और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, और इनके अंदर हम लोगों ने जो एनिमल्स थे उनको 5 कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने डिवाइड किया था। मतलब एनिमल्स तो नहीं बोल सकते, जो इसके जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर कुछ डायटम्स, डायनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोन थे, जिनके अंदर कुछ तो फोटोसिंथेटिक थे प्रोटिस्टा और कुछ हेटरोट्रॉपिक थे, और यूग्लिनोइड जो था वो मिक्सोट्रॉपिक था। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म थे वो हमें तीनों तरह के देखने को मिल रहे थे। थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी आई थी वो कौन सी थी, किंगडम फंजाई। ठीक है, और किंगडम फंजाई की बात करें तो यहाँ पे जितने भी मेंबर थे वो सारे मल्टी सेलुलर थे, यीस्ट को अगर छोड़ दो तो। ठीक है, प्लस इनके जो मेंबर थे वो सारे के सारे हेट्रोट्रॉफिक नेचर के थे। ठीक है, पहला किंगडम था जिसके अंदर सारे के सारे मेंबर कैसे थे, हेट्रोट्रॉफिक थे, क्योंकि मोनेरा और प्रोटिस्टा के अंदर हमने क्या देखा कि न्यूट्रिशन वाइज ये लगभग सेम थे, क्योंकि इसमें ऑटोट्रॉफ और हेट्रोट्रॉफ दोनों तरह के न्यूट्रिशन देखने को मिल रहे थे। अब इसके बाद में जो फोर्थ जो हमारे पास किंगडम आता है वो होता है किंगडम प्लांटी, और फिफ्थ में आता है किंगडम एनिमिलिया। अब क्या है कि किंग प्लांटी और एनिमिलिया, प्लांटी का कंप्लीट डिस्कशन किया गया है चैप्टर 3 में, और एनिमिलिया को डिस्क्राइब किया गया है चैप्टर 4 में। ठीक है, तो वैसे तो हम इनकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये दोनों किंगडम बहुत बड़े किंगडम है तो इनको अलग अलग चैप्टर्स के अंदर करेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन सेकंड चैप्टर में तो हम थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं कि जो किंगडम प्लांटी है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें तो वो हमें किस तरीके से देखने को मिलता है, किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो किंगडम प्लांटी के जितने भी मेंबर होंगे वो पहली बात तो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक होंगे, ऑल आर यूकैरियोटिक। ठीक है, दूसरे इनके जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इस किंगडम के, वो सारे के सारे क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग। ठीक है, अब क्लोरोफिल कंटेनिंग होते हैं। दूसरी चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि कंटेनिंग, अब क्या है, एक चीज और भी आपको याद रखनी है कि जो इस किंगडम में जो प्लांट्स आते हैं वो सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हो, ये जरूरी नहीं है। इनके कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो कि पार्शियली हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। तो प्लांटी नाम आते ही हमारे दिमाग में चलेगा, न्यूट्रिशन की अगर हम बात करेंगे तो आपको लगेगा कि न्यूट्रिशन तो इनके अंदर सब में ही कैसा होगा, बिल्कुल जो मोस्टली जो मेंबर हैं वो कैसे होंगे, ऑटोट्रॉफिक ही होंगे। बट कुछ मेंबर ऐसे होंगे, बट सम जो मेंबर हैं वो कैसे होंगे, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक होंगे, हेट्रोट्रॉफिक, पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक हमें देखने को मिलेंगे। एग्जाम्पल की बात करें यहाँ पे तो एग्जाम्पल हमारे सामने जो आता है वो होते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, इंसेक्टिवोरस। ठीक है, तो इंसेक्टिवोरस प्लांट का एग्जाम्पल देखें तो एक तो आता है ब्लैडरवर्ट
और एक हमारे सामने आता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो ये इंसेक्टिवोरस प्लांट के क्या है एग्जाम्पल। तो मैंने बोला कि इनके कुछ मेंबर तो हमें कैसे मिलेंगे, पार्शली कैसे होंगे, हेटेरोट्रॉफिक होंगे, और कुछ मेंबर जो होंगे वो एज ए पैरासाइट भी हमें देखने को मिलते हैं। तो ये चीज़ अक्सर बच्चों के क्लियर नहीं होती है, उनके दिमाग में किंगडम प्लांटे आते हैं, सारे के सारे मेंबर उनको क्या लगते होंगे, ऑटोट्रॉफिक होते हैं, मोस्टली ऑटोट्रॉफिक होते हैं, अपने खाना खुद बनाने वाले प्लांट है तो डेफिनेटली वो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी तो कर ही रहे हैं, लेकिन ट्रूली फोटोसिंथेटिक ज़्यादातर तो वही होते हैं, लेकिन कुछ यहाँ पे पार्शली हेटेरोट्रॉपिक भी देखने को मिल रहा है। यहाँ पे बात चल रही है पैरासाइट की, तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा कसकुटा यानी कि अमरबेल, हिंदी में उसको अमरबेल बोला जाता है। कसकुटा, कसकुटा एक ऐसा प्लांट है जहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसके जो मेंबर हैं, यानी कि कसकुटा यानी कि जो कसकुटा अमरबेल है वो बेसिकली पैरासाइटिक नेचर की होती है। ये क्या करती है, प्लांट के ऊपर प्रेजेंट रहती है और जो सकिंग करके उसके न्यूट्रिशन को क्या करती रहती है, इनटेक करती रहती है। ठीक है, अब जो किंगडम प्लांटे के जो मेंबर हैं उनके अंदर जो सेल बेसिकली कौन सी होगी, प्लांट सेल होगी। ठीक है, यानी कि इनकी मेंबर की जो सेल होगी वो प्लांट सेल होगी। और जो प्लांट सेल है इनकी दो खास बात हमें देखने को मिलती है, एक तो प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल जो किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। और जो दूसरी चीज हमारे सामने आती है वो ये कि प्लांट सेल डेफिनेटली क्या होती है, यूकैरियोटिक तो होती है, बिल्कुल सही है। तो यूकैरियोटिक है तो इनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होंगे। तो इनके अंदर हमें प्रोमिनेंट एक सेल ऑर्गन देखने को मिलेगा जो होते हैं क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, तो प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल, ये दोनों की प्रेजेंस इनके अंदर सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। तो अगर हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में बात करें तो क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो पहली चीज तो ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली है। ठीक है, दूसरी चीज कि ये लार्जेस्ट, न्यूक्लियस के बाद में लार्जेस्ट सेल ऑर्गन है प्लांट सेल का। ठीक है, डायग्राम की बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेन है, तो ये हमने इनके ऊपर क्या बना दिए, डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लस इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ऐसे सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, इस तरीके से सैक लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है वो बेसिकली क्या कहलाती है, थैलाकोइड बोला जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, थैलाकोइड्स। तो इस तरीके से यहाँ पे सैक लाइक स्ट्रक्चर, इनके थैलाकोइड्स अरेंज रहते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो इस पूरी स्टॉक को हम क्या बोलते हैं, ग्रेना बोला जाता है, और एक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, थैलाकोइड्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये थैलाकोइड्स होते हैं इनके मेम्ब्रेन पे क्या प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन कलर के पिगमेंट प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पे ग्रीन कलर के पिगमेंट्स प्रेजेंट रहते हैं। इन ग्रीन पिगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, पिगमेंट है, और इनको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल। तो जो क्लोरोफिल है इसका काम आप सबको पता है, ये सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है। और ये जो ग्रेना होते हैं ये आपस में क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, इस तरीके से इंटरकनेक्टेड होते हैं। अब जिससे जुड़े होते हैं इसको हम स्ट्रोमा लेमिला के नाम से जानते हैं। इसके अलावा जो हमारे सामने ये फ्री स्पेस होता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा या मैट्रिक्स बोला जाता है। और स्ट्रोमा और मैट्रिक्स के अंदर हमें दो स्पेसिफिक चीज़ देखने को मिलती है, एक तो यहाँ पे 70S, एक तो सर्कुलर DNA, और प्लस इसके अंदर 70S राइबोसोम भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रक्चर है आपने क्लास 10th के अंदर भी पढ़ी थी जब आपने फोटोसिंथेसिस कंप्लीट किया था। ठीक है, और 9th के अंदर भी हम क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर कंप्लीट पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट की भी प्रेजेंस किंगडम प्लांटी के मेंबर में देखने को मिलती है।
ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जो किंगडम प्लांटी है उसको कितने फाइलम में या कितने डिवीजन में बांटा गया है, तो किंगडम प्लांटी के अंदर ओवरऑल 5 डिवीजन हमारे सामने आते हैं। जो किंगडम प्लांटी है, इस किंगडम प्लांटी के अंदर हमारे सामने टोटल 5 जो है सामने आते हैं। एक तो है एल्गी, ठीक है, एक है ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट के बाद में आते हैं टेरिडोफाइट, टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट्स के बाद में आते हैं जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के बाद जो है हमारे पास आता है एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो इस तरीके से हम 5 डिवीजन के अंदर इनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अब आप देखोगे कि जो एल्गा है वो एल्गा इतना सिंपल प्लांट होता है कि एल्गा के अंदर जो उनकी बॉडी होती है ना वो एक परफेक्ट शेप और साइज में नहीं प्रेजेंट होती, थैलस लाइक स्ट्रक्चर होती है। पहली चीज़ तो ये थैलस लाइक इनकी क्या होती है, स्ट्रक्चर होती है। तो इसका मतलब नो रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ, यानी कि बिल्कुल सिंपल ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। एल्गा पानी के ऊपर ग्रीन कलर की ऐसे लेयर सी बनी रहती है जिसको हम काई के नाम से भी जानते हैं, तो वो क्या होता है, एल्गा होता है। इतना सिंपल होता है कि आप उनके अंदर स्टेम, रूट, लीफ तीनों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। अब एल्गा से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है, वो होते हैं ब्रायोफाइट्स। अब ब्रायोफाइट जो होते हैं इनके अंदर जो बॉडी है इनकी वो कुछ ऑर्गेनाइज्ड होती है। तो इसके अंदर क्या है, ट्रू तो स्ट्रक्चर नहीं प्रेजेंट होती, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रूट लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है, स्टेम लाइक और लीफ लाइक, ठीक है। तो रूट, स्टेम और लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स हमें यहाँ पे अपीयर होती है। तो आप देखोगे कि एल्गा से थोड़ा सा वेल ऑर्गेनाइज्ड है, एल्गा के पास तो कुछ भी नहीं है। ब्रायोफाइट्स के अंदर एटलीस्ट उनके जैसे स्ट्रक्चर्स बनना स्टार्ट हो जाती है ब्रायोफाइट्स में। ब्रायोफाइट से भी आगे कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, वो होते हैं टेरिडोफाइट्स, क्योंकि टेरिडोफाइट्स के अंदर ट्रू रूट, ठीक है, इसके अलावा स्टेम और लीफ का फॉर्मेशन होता है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ और हमें देखने को मिलती है, वो होते हैं वॉस्कुलर बंडल्स, ठीक है। यानी कि वॉस्कुलर बंडल का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम की प्रेजेंस भी हमें टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलती है। उसके बाद में जिम्नोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म थोड़े से और यहाँ पे वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। तो इनके अंदर जो रूट होती है वो और भी कॉम्प्लिकेटेड होती है, टैप रूट की प्रेजेंस देखने को मिलती है। यहाँ पे हमें स्टेम भी देखने को मिलेगा, लीफ भी देखने को मिलता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो गया। लेकिन सीड बना नेक्ड सीड होते हैं, यानी कि ओवरी की प्रेजेंस नहीं होती, क्योंकि ओवरी जो होता है फ्रूट में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि इनके अंदर जो ओवरी की प्रेजेंस नहीं होती, तो इसीलिए इनके जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं, नेक्ड सीड होते हैं। लेकिन फिर भी इनके अंदर हमें वॉस्कुलर बंडल के साथ साथ ये सारी चीज़ें भी देखने को मिलती है। अब सबसे मोस्ट डेवलप्ड एंजियोस्पर्म होते हैं जिनके अंदर हमें वेल डेवलप रूट, स्टेम, लीफ, फ्रूट, सीड, फ्लावर, यानी कि सारी एक प्लांट के अंदर जो स्ट्रक्चर होती है वो सारी की सारी वेल ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में एंजियोस्पर्म में देखने को मिलती है। तो अगर हम बात करें तो सबसे सिंपल पूछा जाए तो कौन है, सबसे सिंपल में आते हैं एल्गा, और सबसे कॉम्प्लेक्स में कौन आता है, वो आते हैं एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो जो हमने क्लासिफिकेशन किया है वो हम कहाँ से कहाँ कर रहे हैं, सिंपल टू कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने क्या किया है, क्लासिफिकेशन किया है, जिसके अंदर सबसे सिंपल को सबसे पहले रखा है, जिनके अंदर कुछ भी नहीं है, बॉडी बहुत सिंपल है, नो रूट, नो स्टेम, नो लीफ, कुछ भी, यानी कि एक बहुत सिंपल ऑर्गेनाइजेशन के साथ क्या प्रेजेंट होती है, बॉडी प्रेजेंट होती है। फिर ब्रायोफाइट जो होते हैं एल्गा से थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। फिर ब्रायोफाइट से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं टेरिडोफाइट्स, और टेरिडोफाइट से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं जिम्नोस्पर्म, और सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मोस्ट डेवलप पूछा जाए तो आंसर आएगा एंजियोस्पर्म। तो ये सारी की सारी कैटेगरीज हमें यहाँ देखने को मिलती है, ठीक है। दूसरा
चीज़ कि प्लांटे के जो मेंबर होते हैं उनका जो लाइफ साइकिल है, यानी कि इनके जो लाइफ साइकिल की बात करें प्लांटे के मेंबर्स की, वो बेसिकली 2 फेज़ में डिवाइड होती हैं। 2 फेज़ क्लियरली हमें इनके अंदर देखने को मिलते हैं। ये 2 फेज़ कौन कौन से हैं अगर हम देखें तो यहाँ आपको 2 फेज़ देखने को मिलेंगे। एक तो यानी कि स्पोरोफाइटिक फेज़ होती है और एक होती है गेमेटोफाइटिक। स्पोरोफाइटिक फेज़ और एक हमारे सामने कौन सी आती है, गैमेटोफाइटिक फेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने 2 फेजेस अलग अलग देखने को मिलती है। अब जो स्पोरोफाइटिक फेज होती है वो बेसिकली अगर हम देखें तो वो एक डिप्लॉइड फेज होती है। डिप्लॉइड फेज होती है यानी कि 2n, जबकि गैमेटोफाइटिक फेज होती है ना वो कैसे होती है, हैप्लॉइड फेज होती है यानी कि n। ठीक है, स्पोरोफाइटिक होती है वो 2n और ये n फेज हमें देखने को मिलती है। अब क्या है, स्पोरोफाइटिक और गैमेटोफाइटिक जो होते हैं वो आपस में क्या होते हैं, अल्टरनेट होते हैं एक दूसरे के, यानी कि दैट अल्टरनेट विद ईच अदर, यानी कि ये दोनों के दोनों फेज आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, अल्टरनेट विद ईच अदर। ठीक है, तो इसीलिए इनके अंदर इस तरीके का जो अल्टरनेशन होता है इसको हम किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें जो प्लांट के मेंबर है उनमें लाइफ साइकिल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम देखें कि जो इनका लेंथ है डिप्लॉइड और हैप्लॉइड फेज का, ये क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, और ये फेजेस होते हैं वो फ्री लिविंग भी हो सकती है और एक दूसरे पे डिपेंडेंट भी हो सकती है। तो सिंपल से बात, अगर हम इन फेजेस की बात करें तो इन फेजेस की जो लेंथ है, ठीक है, कौन सी कितनी है, लेंथ ऑफ डिप्लॉइड फेज एंड हैप्लॉइड फेज, और इन ये फ्री भी हो सकती है, लेंथ भी वेरियस हो सकती है, लेंथ में वेरिएशन हो सकती है। दूसरी चीज़ की ये फ्री लिविंग भी हो सकती है और ये फेजेस एक दूसरे पे क्या कर सकते हैं, डिपेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, और इन्हीं लेंथ और इनके फ्री लिविंग और इंडिपेंडेंस के बेसिस पे हमने प्लांटे को इतनी कैटेगरी में बांटा, यानी कि जो हमारा एल्गा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और क्या है, एंजियोस्पर्म, तो ये सारे के सारे इन्हीं कैटेगरी के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे पॉइंट्स किसके बारे में थे, प्लांटे के बारे में। तो प्लांटे जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके अंदर इंसेक्टिवोरस प्लांट हो गया। ठीक है, या फिर आपसे पूछ लिया जा सकता है कि प्लांटे के कौन से मेंबर होते हैं जो पैरासाइट भी होते हैं। तो प्लांट आते हैं, हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं आती क्योंकि प्लांट आते हैं हम सोचते हैं कि वो तो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। फिर हम बात करते हैं किंगडम एनिमेलिया का, एनिमेलिया। ठीक है, किंगडम एनिमेलिया की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हमें क्या क्या फीचर्स देखने को मिलेंगे। देखो, पहली चीज़ तो जो किंगडम एनिमेलिया होते हैं इसके जो मेंबर हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं और मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, और प्लस यहाँ पे एब्सेंस ऑफ सेल वॉल, इनकी सेल के ऊपर सेल वॉल नहीं पाई जाती। लेकिन जो किंगडम एनिमेलिया है ना, इनके कुछ मेंबर यूनिसेलुलर भी देखने को मिलते हैं। अगर यूनिसेलुलर का एग्जांपल लेंगे तो वो आ जाएगा अमीबा। लेकिन अमीबा हम किंगडम एनिमेलिया में नहीं रखते, लेकिन यहाँ पे जो एनिमल है वो हमेशा मल्टी सेलुलर क्यों हो ये ज़रूरी नहीं, ये आपको बताया जा रहा है। वैसे तो हमने यूनिसेलुलर एनिमल्स को तो प्रोटिस्टा में रखा है। तो अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाए कि एनिमेलिया जो है या फिर जितने भी एनिमल होते हैं वो सारे के सारे मल्टी सेलुलर ही होते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। यूनिसेलुलर जो एनिमल्स भी है वो भी हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद में इसके जो मेंबर होते हैं वो डायरेक्ट या तो डायरेक्टली बोल सकते हैं
या फिर इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ऑन प्लांट्स। न्यूट्रिशन वाइज बात करें तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करते हैं, ये प्लांट्स पे करते हैं। डायरेक्टली की बात करें तो यानी कि जो डायरेक्ट प्लांट को इनटेक करता है उसको हम किस नाम से जानते हैं, हर्बीवोरस नाम से जाना जाता है। यानी कि ऐसे एनिमल जो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टली प्लांट को इनटेक करते हैं। तो एग्जाम्पल में हम ले लें, जैसे कि कोई सा भी एग्जाम्पल हम कंसिडर कर सकते हैं, जो कि एज ए हम लेते हैं रैबिट, जैसे कि रैबिट, ठीक है। अब इनडायरेक्टली का मतलब क्या है कि ये डायरेक्ट तो प्लांट नहीं खाते, लेकिन वो ओवरऑल किसको खा लेते हैं, जो प्लांट पे डायरेक्ट डिपेंड कर रहा है। तो एग्जांपल से समझ में आएगा, इनडायरेक्ट फॉर्म में हम कंसिडर कर सकते हैं, वो तो हमारे सामने रहता है, कार्निवोरस भी हो सकता है और ओमनीवोरस भी हो सकता है, ठीक है। तो ओमनीवोरस तो फिर भी ये दोनों हो सकता है, डायरेक्ट भी हो सकता है, ओमनीवोरस तो बोथ है, यानी कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों हो सकता है। लेकिन जो कार्निवोरस होते हैं ना, वो बेसिकली मान लो लायन है, और लायन किसको खा रहा है, रैबिट को, और रैबिट किसको खाता है, ग्रास को, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एक सीक्वेंस देखने को मिल रही है, प्लांट है ग्रास, प्लांट को डायरेक्ट कौन खा रहा है, रैबिट, ठीक है, डायरेक्ट कौन इनटेक कर रहा है, रैबिट, और रैबिट को कौन खा रहा है, लायन। तो लायन बेसिकली इनडायरेक्ट रूप से, इनडायरेक्टली वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, प्लांट्स पे ही तो कर रहा है। तो जो एनिमलिया के मेंबर हैं वो डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्ट फॉर्म में वो किस पे डिपेंड कर रहे होते हैं, प्लांट पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं। नेक्स्ट देखें तो हमारे सामने आता है कि जो इनके अंदर डाइजेशन की फिनोमिना की बात करें तो डाइजेशन करने के लिए एनिमलिया के जो मेंबर होते हैं, इन मेंबर के अंदर डाइजेशन करने के लिए, इनकी फूड डाइजेशन करने के लिए, डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, टेक्स प्लेस इन एन इंटरनल कैविटी, ठीक है, एंड दे स्टोर देयर फूड रिजर्वर्स in the form of ग्लाइकोजन या फिर फैट। दो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि डाइजेशन करने के लिए, फूड डाइजेशन करने के लिए इनके पास एक इंटरनल कैविटी यानी कि एज आप इंटेस्टाइन कंसिडर कर सकते हो प्रेजेंट होती है, और ये अपना जो खाना है वो किस फॉर्म में स्टोर करते हैं, या तो ग्लाइकोजन के या फिर फैट के फॉर्म में अपना खाना ये स्टोर करते हैं। फिर हम देखते हैं इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो अगर हम मोड देखें न्यूट्रिशन का तो बेसिकली तो हमें पता है न्यूट्रिशन की अगर टाइप देखें तो दो टाइप से आता है, कौन कौन सा, एक तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं और एक कौन से होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स, ठीक है। तो एनिमल्स बेसिकली ट्रूली क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ये तो हमारे आते ही नहीं है, हम तो हेट्रोट्रॉप्स की बात चल रही है क्योंकि किंगडम एनिमलिया चल रहा है। तो इनके अंदर जो न्यूट्रिशन, एक बात तो क्लियर है कैसे होंगे, हेट्रोट्रॉप्स। और हेट्रोट्रॉप्स में भी आगे तीन टाइप के होते हैं, एज ए पैरासाइट भी हो सकते हैं, सेप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और होलोजोइक भी हो सकते हैं। तो एनिमल के अंदर बेसिकली हमें जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, यानी कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, होलोजोइक होता है, क्लियर। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर जो हम स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन देखें, स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन किसके अंदर, इन होलोजोइक न्यूट्रिशन में, तो टोटल 5 स्टेप में इनके अंदर न्यूट्रिशन की जो फिनोमिना होती है होलोजोइक में कंप्लीट होती है। एक होता है इंजेशन, यानी कि खाने को क्या करना, इनटेक करना। दूसरा उस खाने का क्या करना, डाइजेशन करना। फिर डाइजेस्ट खाने को एब्जॉर्ब करना, और एब्जॉर्बेशन करने के बाद में जो एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट पार्टिकल्स होते हैं या न्यूट्रिटिव एलिमेंट्स होते हैं उनको बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाना, असिमिलेशन, ठीक है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका इजेशन करना।
तो दीज आर द स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये जो स्टेप्स है वो यूनिसेलुलर भी परफॉर्म करता है प्लस मल्टी सेलुलर के अंदर भी हमें ये स्टेप्स देखने को मिलता है। क्लास 10th में आपने देखा था कि यूनिसेलुलर में तो आपने इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन इसमें देखा था, अमीबा में देखा था। और अगर हम मल्टी सेलुलर की बात करें तो यहाँ एग्जाम्पल आ जाएगा ह्यूमन, क्योंकि ह्यूमन के अंदर ये सारे के सारे स्टेप्स को परफॉर्म करने के लिए एक पूरा का पूरा सिस्टम प्रेजेंट होता है जिसको हम किस नाम से जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो वैसे तो डाइजेस्टिव सिस्टम सब में वेल डेवलप हो ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन तो या कोर्डेट, उनके अंदर इस तरीके की फिनोमेना हमें क्लियरली देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक पर्टिकुलर जो हमारे पास ग्रोथ पैटर्न है या अडल्ट में ग्रोथ है, फिर इनका एक डेफिनेट शेप एंड साइज हमें देखने को मिलता है। स्पेसिफिक एनिमिलिया के अंदर ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है, यानी कि हम बोल सकते हैं एनिमिलिया के मेंबर जो होते हैं वो एक पर्टिकुलर लिमिटेड टाइम तक क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं, और उसके बाद में ये क्या करते हैं, अपनी एक नेट साइज को क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो आप बोल सकते हो कि जो एनिमिलिया के मेंबर होते हैं दे फॉलो ए डेफिनेट ग्रोथ। डेफिनेट ग्रोथ का मतलब होता है जो एनिमल्स होते हैं वो लिमिटेड क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम देखें तो एक डेफिनेट पैटर्न के अंदर ये क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं एंड ग्रो इनटू adults that have a definite shape and size। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ देम जो एनिमल्स होते हैं वो कैपेबल होते हैं लोकोमोशन करने के लिए। और दूसरी बात, जो हायर ऑर्गेनिज्म होते हैं या हायर एनिमल्स या हायर लेवल के किंगडम जो होते हैं या हायर मेंबर ऑफ एनिमल किंगडम होते हैं, उनके अंदर सेंसरी और न्यूरो मोटिकुलर जंक मैकेनिज्म यानी कि वो मोस्ट डेवलप होते हैं, क्योंकि कॉन्शियसनेस तो सब में प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल्फ कॉन्शियसनेस सिर्फ तो हायर ऑर्गेनिज्म यानी कि हायर ह्यूमन के अंदर ही हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एनिमिलिया के मेंबर होते हैं इनकी वो मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। ठीक है, प्लस इनके अंदर जो हायर फॉर्म की बात कर रही हूँ, हायर फॉर्म्स ऑफ किंगडम एनिमिलिया शो elaborate sensory and neuromotor mechanism। ठीक है, तो जो जितना एनिमल लोअर कैटेगरी का हुआ तो उसके अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म है वो हमें वेल डेवलप देखने को नहीं मिलती है, लेकिन जैसे जैसे एनिमल क्या है ऑर्गेनाइज्ड होने लग जाता है, वेल डेवलप होने लग जाता है, तो उनके अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम या ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिलता है। देखो, वैसे अगर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात चल रही है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो हम प्लांट ले रहे हैं या फिर एनिमल ले रहे हैं, तो हमें पता है क्या सेल से क्या बने होते हैं, टिश्यू, और टिश्यूज क्या बनते हैं, ऑर्गन। ठीक है, और ऑर्गन से बनता है एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो जो हायर कैटेगरी के एनिमल्स होते हैं उनके अंदर ऐसे स्पेशल टाइप के ऑर्गन सिस्टम प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ठीक है, कार्डियक सिस्टम हुआ, ठीक, और इसी तरीके से न्यूरो जंक्शन या फिर न्यूरोमस्कुलर या फिर नर्वस सिस्टम हुआ, मस्कुलर सिस्टम हुआ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हुआ। तो इस तरीके के अलग वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम प्रेजेंट होते हैं जो कि बाकी के अदर एनिमल्स के अंदर या तो प्रिमिटिव स्टेज में होते हैं या फिर डेवलपिंग स्टेज में होते हैं। तो परफेक्शन, जो परफेक्ट सारे के सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं वो हायर ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलते हैं। अब जो न्यूरोमोटर जो मैकेनिज्म है वो ऑर्गेनिज्म में और भी कॉन्शियसनेस और सेल्फ कॉन्शियसनेस को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे सामने ये पांचों के पांचों किंगडम आते हैं, जिसके अंदर थर्ड
और 4th चैप्टर के अंदर हम डिटेल्ड इंफॉर्मेशन देखेंगे किनकी, ये जो बाकी के ऑर्गेनिज्म है उनकी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म है बाकी के, कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म थे जो आर.एच. व्हिटेकर ने उनको एक पर्टिकुलर जगह नहीं दी थी, तो हम उनके बारे में बात करें, क्योंकि ये जो क्लासिफिकेशन था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, वो किसने दिया था? आर.एच. व्हिटेकर ने दिया, राइट। अब आर.एच. व्हिटेकर ने इस क्लासिफिकेशन में कुछ ड्रॉबैक्स भी रखे। अगर हम उन ड्रॉबैक्स की बात करें, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे कि सारे की सारी चीज़ें जो है पुट नहीं हुई थी, या जितने भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे है वो सारे के सारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के दौरान ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए थे। उनमें से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी थे जिनको आर.एच. व्हिटेकर ने एक स्पेसिफिक जगह नहीं प्रोवाइड की थी। तो अगर हम उन ड्रॉबैक्स की बात करें तो वो कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं, तो वो अगर हम देखें, यानी कि जो क्लासिफिकेशन किया था वो आर.एच. व्हिटेकर ने किया था। तो ड्रॉबैक्स की बात करें तो जो पहला ड्रॉबैक्स था वो क्या था कि इन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वायरस, विरियोइड एंड लाइकेन आर नोट मेंशन। इन्होंने वायरस, विरियोइड, प्रियोन, माइकोराइजा, लाइकेन, इस तरीके के सारे ऐसे एसेलुलर फॉर्म में ऑर्गेनिज्म थे जिनको इन्होंने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था या कहीं पे पुट नहीं किया था। और जो दूसरा था वो ये था कि अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कुछ ऐसे मेंबर थे जो रिपीटिशन में आ रहे थे, जैसे कि क्लेमाइडोमोनास एंड क्लोरेला। ठीक है, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला, ठीक है, ये बेसिकली 2 जगह प्लेस होंगे। ये प्लेस्ड हो रहे थे इन किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, जबकि अगर आप देखोगे तो आप ये जो क्लेमाइडोमोनास और जो क्लोरेला है वो न्यूट्रिटिव एल्गी भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाते कि यहाँ पे कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, रिपीटेशन होता है। कुछ को पहले साइनोबैक्टीरिया में रखा, देन फिर उनको वापस से प्रोटिस्टा में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, वहाँ पे तो चलो शिफ्ट करने का एक पर्टिकुलर रीज़न था, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया जो थे उनके अंदर जो मेंबर थे वो प्रोकैरियोटिक थे, लेकिन यहाँ पे प्रोटिस्टा के अंदर जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला है वो यूकैरियोटिक सेलर यूनिसेलुलर है। और जो एल्गा है, तो एल्गा के अंदर भी कुछ ऐसी एल्गा थी जो यूनिसेलुलर थी और उनके अंदर भी जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज देखने को मिल रही थी और यूकैरियोटिक थी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से आपके सामने आर.एच. व्हिटेकर के क्या आते हैं, ड्रॉबैक्स। तो अब इनको हम एक एक सीक्वेंस में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो है वायरस। ठीक है, तो हमें वायरस के बारे में, वायरस के स्ट्रक्चर के बारे में बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि वायरस जो है ना वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है उसके अंदर। वायरस की डिस्कवरी से भी क्वेश्चन आते हैं, उनकी स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वायरस की जो स्ट्रक्चर होती है वो किस तरीके से प्रेजेंट होती है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो विरियोन और प्रियोन और विरियोइड है, ठीक है, तो ये सारे के सारे जो ऐसे स्ट्रक्चर्स थे जिनको आर.एच. व्हिटेकर ने एक स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दी थी। ठीक है, तो अगर हम उनके बारे में बात करें तो सबसे पहले हम देखते हैं वायरस के बारे में। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, वायरसेस। ठीक है, तो पहली चीज़ तो हम यहाँ क्लियर करते हैं कि वायरस वर्ड से हम स्टार्ट करते हैं एंड देन देखते हैं कि आगे जो इसकी सारी की सारी स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, पहली चीज़ तो ये है कि वायरस को आर.एच. व्हिटेकर ने कहीं पे भी मेंशन नहीं किया था, और आर.एच. व्हिटेकर के अकॉर्डिंग ये ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पहली चीज़ तो ये कि ये किस तरीके का ऑर्गेनिज्म है, ए सेलुलर,
यानी कि उनके अकॉर्डिंग ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर सेल की प्रेजेंस है ही नहीं, जबकि बैक्टीरिया में तो फिर भी प्रोकैरियोटिक सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब जो वायरस है इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? हम क्या कर रहे हैं? स्टडी कर रहे हैं किसकी? वायरसेस की। तो इसकी स्टडी को क्या बोला जाता है? वीरियोलॉजी बोला जाता है, वायरोलॉजी, वायरोलॉजी, इसको हम क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में अगर वायरस की बात करें तो वायरस बेसिकली किस तरह के एजेंट्स होते हैं? तो पहली चीज़, ये बहुत ही सिंपल होते हैं, स्ट्रक्चर वाइज बहुत सिंपल होते हैं, ए सेलुलर होते हैं। ठीक है, इन्फेक्शियस एजेंट है, ये क्या करते हैं? डिजीज कोज करते हैं, तो ये क्या है? इन्फेक्शियस एजेंट्स है। ठीक है, अब जो वायरस है इनसे रिलेटेड काफ़ी और भी इम्पोर्टेंट जो स्टेटमेंट है वो हमारे सामने आते हैं। इसकी हिस्ट्री से रिलेटेड भी है और इसकी बाकी की जो स्ट्रक्चर है उनसे रिलेटेड है, लेकिन उससे पहले हम जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो डिस्कशन करें। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो वायरसेस होते हैं ये एक्सेप्शन माने जाते हैं, दे आर एक्सेप्शन टू दी सेल थ्योरी। अगर आपने 9th क्लास में सेल थ्योरी पढ़ा था तो सेल थ्योरी स्वीडन और स्वान ने दी थी स्टार्टिंग में तो, और उन्होंने बोला कि जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सेल के बने होते हैं, जितने एनिमल्स होते हैं वो सेल्स के बने होते हैं, यानी कि ओवरऑल सेल जो होती है वो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। उसके बाद में क्वेश्चन ये आया कि ठीक है, सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है? ये बने हुए तो सेल के, लेकिन नई सेल बनती कौन है? तो ओमनियस ई सेलुला, जो रुडोल्फ विर्चो है इन्होंने बताया कि न्यू सेल जो होती है वो फॉर्म होती है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग सेल डिवाइड करते हैं, देन नई सेल्स का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। तो जो सेल थ्योरी है उसके उसी को ही सारी की सारी चीज़ें मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी थी, और जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सेल थ्योरी को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं। लेकिन वायरस जो है वो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन माना जाता है। इसके अलावा अगर वायरस की बात करें तो दे आर कनेक्टिव लिंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको हम कनेक्टिव लिंक भी मानते हैं। कनेक्टिव लिंक, किसका कनेक्टिव लिंक है? तो आप बोलोगे कि ये बेसिकली दो चीज़ों का कनेक्टिव लिंक है, किस किस के बीच में? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ठीक है, लिविंग और नॉन लिविंग जो है उनके बीच का हम इनको क्या मानते हैं? कनेक्टिव लिंक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वायरसेस होते हैं इनके पास दोनों तरह की जो प्रॉपर्टी है, यानी कि दे हैव बोथ, दे हैव दी प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स इनके अंदर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो ये वायरसेस हैं इनके बारे में हमें पता चला कि इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोला जाता है। सिंपल है, ए सेलुलर इन्फेक्शियस एजेंट है, सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है, कनेक्टिव लिंक है, और ये भी देखा गया है कि इनके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग जो करैक्टरिस्टिक्स देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिव लिंक भी बोला जाता है। अब हम देखते हैं वायरस की हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारा क्या है? हिस्ट्री ऑफ वायरस। ठीक है, तो हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट नाम हैं जो हमारे सामने आता है। पहला क्वेश्चन तो हमारे सामने यही है कि जो हिस्ट्री में सबसे पहले देखते हैं कि जो वायरस है, वायरस ये कि कौन सी लैंग्वेज का वर्ड है? तो ये एक लैटिन वर्ड है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये क्या है? एक लैटिन वर्ड है, और इस वर्ड का अगर मीनिंग देखें तो मीनिंग आता है पॉइजनस फ्लूइड, पॉइजनस फ्लूइड। ठीक है,
तो बेसिकली ये क्या है, एक पॉइजनस फ्लूइड बोला जा सकता है, या फिर आप इसको वेनम भी बोल सकते हो, या फिर इसको सिक्रीशन, पॉस्चर के अकॉर्डिंग, ठीक है, लुईस पॉस्चर। तो इस तरीके से ये इनके क्या निकलते हैं, मीनिंग निकलते हैं वायरस के। बेसिकली तो इनको पॉइजनस फ्लूइड ही बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे सामने आता है कि जो वायरस टर्म है वो किसने दी। तो वायरस टर्म जो है बेसिकली पॉस्चर ने दी थी, ठीक है, और इसको यूज़ जेनेरिक नहीं किया था, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायरस जो टर्म है वो कॉइन्ड बाय, वायरस टर्म कॉइन्ड बाय, तो आंसर आएगा पॉस्चर इन 1880 के अंदर, ठीक है। उसके बाद पॉस्चर के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो साइंटिस्ट है, वो है D.J. इवानोव्स्की, ठीक है। अगर हम इनके बारे में बात करें तो ये बात है 1892 की, और इन्होंने क्या देखा, इन्होंने कुछ ऐसे माइक्रोब्स को देखा, एक डिजीज़ देखी इवानोव्स्की ने। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इन्होंने सेपरेट किया एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम द सैप ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है, और जो नाम रखा वो TMV था। तो सीधी सी बात, इन्होंने एक डिजीज प्लांट जिसको टोमेकोमोजेस डिजीज थी, उस प्लांट से एक छोटे से माइक्रोब को क्या किया, अलग किया, और देन इन्होंने देखा कि ये जो माइक्रोब है वो इतना छोटा है, इतना साइज इसका इतना छोटा है कि ये सब माइक्रोस्कोपिक वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो इवानोव्स्की ने सबसे पहले TMV, टोमेकोमोजेक वायरस के उसको क्या किया, सेपरेट किया सबसे पहले, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इवानोव्स्की थे, इन्होंने सेपरेटेड ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द सैप ऑफ इन्फेक्टेड प्लांट, ठीक है, और नेम उसका क्या दिया, TMV, टोमेकोमोजेक वायरस, ठीक है। देन इवानोव्स्की ने ये चीज़ भी क्लियर की, इन्होंने ये भी बताया कि भाई जो ये वायरस है, ही रिपोर्टेड दैट ए viruses are smaller than bacteria, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन थी कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं, एंड दे कैन पास थ्रू द बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, ठीक है। यानी कि बैक्टीरिया को सेपरेट करने के लिए, बैक्टीरिया को अलग करने के लिए एक फिल्टर होता है जिसको बैक्टीरियल फिल्टर बोला जाता है। तो ऐसा माना जाता है उस फिल्टर को बैक्टीरिया क्रॉस नहीं कर सकता, ठीक है। तो वायरस इवानोव्स्की ने क्या बोला कि जो TMV वायरस है, जो सबसे पहले इन्होंने नाम दिया कि TMV, और टोमेकोमोजेक वायरस बोला कि ये बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, और ये बैक्टीरिया को सेपरेट करने वाला जो फिल्टर होता है उसको भी इजीली क्या कर सकता है, क्रॉस कर सकता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो साइंटिस्ट आते हैं उनका नाम था M.W. बेंजेनरिक, ठीक है। तो नेक्स्ट जो साइंटिस्ट हमारे सामने आते हैं वो F.W. बेंजेनरिक थे, ठीक। अब इन्होंने डेमोस्ट्रेट करके दिखाया, इन्होंने क्या किया, डेमोस्ट्रेटेड दैट
the extract of the infected plants of tobacco could cause infection in healthy plants। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, एक इन्फेक्टेड प्लांट था, ठीक है, मान लीजिए ये क्या था, एक इन्फेक्टेड प्लांट था, और इस इन्फेक्टेड प्लांट, ये एक क्या है, इन्फेक्टेड प्लांट है, इस इन्फेक्टेड प्लांट से, ये कौन सा प्लांट है, इन्फेक्टेड प्लांट मोजेक डिजीज से, और इससे क्या बाहर निकाला, प्लांट का सैप बाहर निकाला, और इस सैप को, इन्फेक्टेड प्लांट से जो निकला हुआ सैप था, यानी कि जो फ्लूइड था उस इन्फेक्टेड प्लांट का, उस फ्लूइड को इन्होंने किसके ऊपर स्प्रेड कर दिया, एक नॉर्मल प्लांट पे, और ये कैसा प्लांट था, नॉर्मल। ठीक है, अब फिर इन्होंने क्या देखा कि कुछ टाइम बाद में ये जो नॉर्मल प्लांट है ये भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, ये भी क्या हो गया, इन्फेक्टेड प्लांट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके का एक डेमोस्ट्रेशन करके किसने दिखाया, बेंजेनेरिक ने दिखाया, इसीलिए इन्होंने नाम दिया कि जो ये फ्लूइड है, बेसिकली ये जो सैप यानी कि ये फ्लूइड है, इस फ्लूइड को क्या बोला, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, कंटाजिनम वाइवम फ्लूइडम, जिसका मतलब था इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड, इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड। ठीक है, और इन्होंने ये भी चीज़ बताई कि ये जो फ्लूइड होता है इन्फेक्टेड प्लांट से लेता है, तो उसके अंदर भी किसकी प्रेजेंस होती है, उसके अंदर वायरस की प्रेजेंस होती है। ठीक है, तो उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, वायरस की प्रेजेंस देखने को मिलती है, इसीलिए ये नॉर्मल प्लांट को भी क्या कर देता है, इन्फेक्ट कर देता है। उसके बाद में हम लोगों ने पॉस्चर को पढ़ा, सबसे पहले तो पॉस्चर, उसके बाद में इवेनोवस की, देन बेंजेनेरिक आए, और अब जो हमारे पास नेक्स्ट जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था स्टैनले। स्टैनले, अगर हम स्टैनले की बात करें तो स्टैनले ने सबसे पहले क्रिस्टलाइज किया था, उसको सेपरेट करके दिखाया, क्रिस्टलाइज्ड TMV, crystallized TMV फर्स्ट टाइम, एंड क्या मिला उनको इस डिस्कवरी के लिए, नोबेल प्राइज। ठीक है, तो इनको क्या दिया गया, नोबेल प्राइज वॉज अवॉर्डेड टू हिम। तो सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि क्रिस्टलाइज किसने किया, तो आंसर आएगा स्टैनले, WM स्टैनले इनका पूरा नाम था, और इनको जो नोबेल प्राइज दिया गया था इस पूरी डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो ये अब यहाँ देखेंगे कि जो वायरस का वो पार्टिकल, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि वायरस वो पार्टिकल्स होते हैं जो कि इंफेक्शन कोज करते हैं, प्लस हम और भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे वायरस की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी क्रिएट करती है। ठीक है, तो अब हम क्या देख रहे हैं, स्ट्रक्चर या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ वायरस, यानी कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ वायरसेस। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स की बात करें वायरसेस की क्या आती है, तो हमारे पास पहला जो फीचर आता है वायरस का वो ये है कि वायरस जो होते हैं वो सब माइक्रोस्कोपिक होते हैं, सब माइक्रोस्कोपिक, इतने छोटे होते हैं। दूसरी चीज़ ये कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर होते हैं। ठीक है, और
काफ़ी छोटे होते हैं, साइज वाइज भी ये बहुत छोटे होते हैं, यानी कि स्मॉलर देन 200 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं। यानी कि जो ये कैसे होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म हम इनको कंसिडर करते हैं। और ये कैसे होते हैं, जनरली स्मॉलर देन 200 माइक्रोन मीटर से लेके 200 नैनोमीटर तक। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड हमारे पास पॉइंट आता है तो वो ये है कि ये किस तरीके के होते हैं। तो ये दे आर ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि ऐसा माना जाता है इनको इसीलिए इंट्रासेलुलर पैरासाइट बोला जाता है, क्योंकि ये जब एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी से बाहर रहते हैं, ठीक है, तो इनके पास यूँ मान के चलो कि ये बॉडी से बाहर रहते हैं तो एज ए नॉन लिविंग रहते हैं। ठीक है, जब इनको एक होस्ट सेल मिल जाती है देन ही ये आगे क्या करते हैं, एज अ पैरासाइट यानी कि लिविंग एक्टिविटी शो करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट। नेक्स्ट हमारे सामने आता है कि जो ये वायरसेस होते हैं इनके पास एक फंडामेंटल यानी कि नॉन सेलुलर होते हैं, दैट मीन इन वेल डेवलप्ड सेल की तो इनके अंदर क्या होती है, प्रेजेंस होती नहीं है। ठीक है, और इनको ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है, यानी कि ये होस्ट सेल से बाहर तो एज ए नॉन लिविंग और होस्ट सेल के अंदर आ गए तब ये एज ए लिविंग एक्टिविटी शो करते हैं। ठीक है, वायरस जिन छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, या फिर आप बोल सकते हो कि एन इनर्ट वायरस इज कॉल्ड विरियन, यानी कि विरियन प्लस विरियन प्लस विरियन इज इक्वल टू वायरस। छोटे छोटे विरियंस होते हैं वो मिलके क्या बना देते हैं, जो क्या फॉर्म करते हैं, वो आगे बनाते हैं वायरस की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आगे हम देखें नेक्स्ट जो विरियन की बात कर रहे थे, तो एन इनर्ट वायरस, सबसे छोटा जो स्ट्रक्चर है वायरस की उसको क्या कहते हैं, कोल्ड विरियन। ठीक है, तो बहुत सारे विरियन आपस में मिलके क्या बनाते हैं, वायरस का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट जो वायरस एक जो स्ट्रक्चर है उस वायरस के अंदर अगर जेनेटिकल मटेरियल की बात करें तो हम क्या बोलेंगे, दे हैव, उनके पास या तो उनके पास आरएनए होगा या फिर उनके पास डीएनए होगा, यानी कि इन दोनों में से कोई एक चीज़ मिलेगी। ऐसा कोई वायरस नहीं है, ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऐसा कोई वायरस नहीं है जो कि दोनों न्यूक्लिक एसिड को कंटेन करे, डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऐसा कोई भी वायरस नहीं है जिसके पास जेनेटिकल मटेरियल एज अ डीएनए और आरएनए दोनों आए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे सामने इसकी नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आता है फिफ्थ, वो कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, फिफ्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो दे आर इनर्ट आउटसाइड their specific host cell in crystalline form, crystalline forms। यानी कि ये मान लो सेल है, यानी कि होस्ट सेल है, तो होस्ट सेल से बाहर अगर ये वायरस है तो ये क्या है, एज ए क्रिस्टलाइन पार्टिकल है, यानी कि एज ए नॉन लिविंग सब्सटेंस या नॉन लिविंग पार्टिकल्स आप बोल सकते हो। लेकिन जैसे ये होस्ट सेल में एंटर कर गए, ठीक है, एंटर इनटू होस्ट सेल, देन ये एक्ट करते हैं, देन दे एक्ट एज ए लिविंग।
ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये बाहर तो एज ए क्रिस्टलाइजिंग फॉर्म में रहते हैं, अंदर आके वो एज ए स्पेसिफिक फंक्शनल फिनोमिना परफॉर्म करते हैं। उसके बाद जो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, तो हम अभी बात कर रहे थे कि इनके पास एक वेल डेवलप्ड सेल नहीं है, ये सेलुलर है, मतलब एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल की यहाँ पे क्या देखने को मिलती है, एब्सेंस हमें देखने को मिलती है। दैट मीन दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड, सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, क्योंकि इनके पास न्यूक्लिक एसिड तो होता है। दे कंटेन न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का मतलब क्या होता है, दो टाइप की न्यूक्लिक एसिड है। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है फाउंडेशन लेवल पे कि एक जो ऑर्गेनिज्म है या एक सेल है, उसके सेल के न्यूक्लियस में कितने टाइप के एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे एसिड में कोई HCl एसिड नहीं होता है, यहाँ पे एसिड की बात चल रही है। दैट मीन वो न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं, और दो तरह के न्यूक्लिक एसिड होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि DNA और RNA। तो बेसिकली इनके पास क्या प्रेजेंट होता है, न्यूक्लिक एसिड तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इनके पास न्यूक्लिक एसिड होता है, सो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस बाय the help of ribosomes of host cell। यानी कि ये मान लो वायरस है, ये जब एक होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाते हैं, होस्ट सेल, तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इनकी जो होस्ट सेल है ना, वो कुछ भी हो सकती है। वो एक प्लांट सेल भी हो सकती है, एक एनिमल सेल भी हो सकती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, एक बैक्टीरियल सेल भी हो सकती है। यानी कि वायरस जो है वो सब पे अटैक कर सकता है। तो जैसे ही वायरस एंटर करता है किसके अंदर, होस्ट सेल में, तो अब इसके पास खुद का न्यूक्लिक एसिड होता है। तो जैसे ही ये एंटर करेगा तो होस्ट सेल के जो 70S राइबोसोम्स होते हैं, या फिर जो राइबोसोम्स की बात कर रहे हैं, तो होस्ट सेल के राइबोसोम्स को क्या करता है, वो यूज़ करता है, ठीक है। और राइबोसोम्स को यूज़ करता है किसके, यानी कि राइबोसोम का यूज़ करेगा, और ये राइबोसोम किसके होंगे, होस्ट सेल के राइबोसोम्स होंगे, और इनका यूज़ करेगा किसमें, प्रोटीन फॉर्मेशन से। और जैसे ये प्रोटीन बनेगा तो इससे वो अपनी मैनी कॉपीज़ का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। तो इस तरीके से इसके पास खुद की तो एक सेलुलर मशीनरी नहीं होती है, खुद के इक्विपमेंट्स नहीं होते हैं। तो ये होस्ट सेल के जो इक्विपमेंट्स होते हैं, होस्ट सेल की जो ऑर्गन्स होते हैं, उनका यूटिलाइज करता है, और क्या फॉर्म करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। और ये प्रोटीन पार्टिकल्स फिर आगे क्या बनाते हैं, नई कॉपीज़ बनाते हैं वायरसेस की। तो आप यहाँ देखोगे होस्ट, जिस भी ये होस्ट सेल में एंटर करता है, तो पहला चीज़ उस होस्ट सेल के जितने भी ऑर्गन्स थे उनको अपने कंट्रोल में ले लेता है, उनकी जो मशीनरीज होती है उसको अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो होस्ट सेल अपनी मेटाबॉलिक रिएक्शंस को, अपनी जो इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो वो सेल वैसे ही ख़राब होने लग जाएगी। दूसरा, जब वो ख़राब होती जाएगी तो वहाँ पे वायरस की बहुत सारी कॉपी बन जाएगी। तो ओवरऑल होस्ट सेल यहाँ पे एज ए फैक्ट्री की तरह एक्ट करेगी कि जो बहुत सारे वायरसेस का क्या कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके की बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हम लोगों ने वायरसेस के बारे में देखे। तो वायरसेस के बारे में हम लोगों ने अभी तक क्या क्या चीज़ें पढ़ी है उसको दोबारा से स्टडी कर रहे हैं। देखो, वायरस जो है एक ऐसी एसेलुलर फॉर्म थी जिसको RS व्हिटेकर आगे कहीं पे भी एक पर्टिकुलर जगह नहीं रख पाया। तो क्वेश्चन ये भी उठता है कि वो वायरस को क्यों नहीं रख पाया, कहीं भी एक वायरस जो है वो कहीं एक क्लासिफिकेशन में कहीं पे शिफ्ट नहीं हो पाए, उसका रीज़न क्या है। तो उसका रीज़न है कि वायरस जो होते हैं वो बेसिकली, वायरस जो होते हैं वो नॉट ट्रूली लिविंग, ये ट्रूली लिविंग नहीं है, ये सेल से बाहर एज ए नॉन लिविंग भी रहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इनके पास खुद की एक सेल ही नहीं होती, तो ये क्या से माने जाते हैं, ए सेलुलर कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। तीसरी चीज़, इनके पास खुद की मशीनरीज भी नहीं होती, तो वो भी हम देखेंगे। पहले ये बात करते हैं कि वायरस की स्टडी को क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी बोलते हैं। बहुत सिंपल होते हैं, इन्फेक्शियस एजेंट हमारे सामने थे ये,
एक्सेप्शन ये सॉल्व थ्योरी का था। ये कनेक्टिव लिंक है लिविंग और नॉन लिविंग की, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो वायरस वर्ड का मतलब पॉइजनस फ्लूइड होता है, पॉस्चर ने दिया। फिर इवेनोविस्की आए और इवेनोविस्की ने सबसे पहले टीएमवी को सेपरेट करके दिखाया एक इन्फेक्टेड प्लांट से, और उन्होंने ये बताया कि ये बैक्टीरिया से भी छोटे होते हैं और बैक्टीरियल जो प्रूफ फिल्टर होता है उसको भी इजीली क्या कर सकते हैं, पास कर देते हैं। उसके बाद में बेंजेनेरिक आए। बेंजेनेरिक ने एक अलग से डेमोस्ट्रेट करके दिखाया कि इन्फेक्टेड प्लांट लिया, उस इन्फेक्टेड प्लांट से क्या निकाला, फ्लूइड निकाला, और उस फ्लूइड को नॉर्मल प्लांट पे डाला तो देखा कि कुछ टाइम बाद में वो भी किस में कन्वर्ट हो गया, कन्वर्ट इनटू नॉर्मल इन्फेक्टेड प्लांट। तो फिर इस फ्लूइड को उन्होंने क्या नाम दिया, उस फ्लूइड को कंटाजिनम विवम फ्लूइडम यानी कि इन्फेक्शियस लिविंग फ्लूइड के नाम से जाना। देन उसको क्रिस्टलाइज किया स्टैनले ने, उसके लिए इनको नोबेल प्राइज में मिले। देन हम लोगों ने डिस्कशन किया कि इनके फीचर क्या होते हैं, तो फीचर ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, नॉन सेलुलर है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी है, ठीक है। इनका जो इनर्ट वायरस है इसको विरियन भी बोलते हैं। इनके पास दोनों जेनेटिकल मटेरियल एक साथ नहीं होंगे, या तो इनके पास आरएनए होगा या फिर इनके पास डीएनए होगा, इनमें से कोई एक न्यूक्लिक एसिड इनके पास प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये होस्ट सेल से बाहर एज ए नॉन लिविंग पार्टिकल और अंदर आगे एज ए लिविंग पार्टिकल ये परफॉर्म करते हैं। इनका जो न्यूक्लिक एसिड है तो इसका मतलब ये प्रोटीन तो बनाते होंगे, लेकिन इनके पास प्रोटीन बनाने के लिए खुद के पास कोई भी इक्विपमेंट्स या कोई भी ऑर्गन्स नहीं होते, ए सेलुलर फॉर्म है। तो ये होस्ट सेल के राइबोसोम को यूज करेगा किसमें, प्रोटीन बनाने में। अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो वायरसेस थे, यानी कि वायरसेस did not get place in classification, ठीक है। बिकॉज आंसर आपसे पूछा जाए क्यों नहीं इनको हम एक पर्टिकुलर प्लेस दे पाए ड्यूरिंग द क्लासिफिकेशन, तो हमारे पास पहला रीजन तो यही है कि दे आर नॉट ट्रूली लिविंग, दे आर नॉट ट्रूली लिविंग। दूसरा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उन सब के पास क्या होती है, एक फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल होती है, ठीक है। सो इनके पास एब्सेंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। इसका मतलब इनके पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर ए सेलुलर फॉर्म प्रेजेंट होती है। तीसरी चीज़ कि वायरस जो है इनके पास खुद की सेलुलर मशीनरी नहीं होती, यानी कि वायरसेस डू नॉट हैव देयर ओन सेलुलर मशीनरी, खुद की सेलुलर मशीनरी नहीं होती। When they enter a cell, then take over the cellular machinery of host to replicate themselves. इसका मतलब ये क्या करते हैं, when they enter या फिर बोल सकते हो इन्फेक्ट करते हैं a cell, then these take over the cellular machinery like ribosome वगैरह of host to replicate themselves, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके पास जब ये एंटर करेंगे किसी सेल के अंदर तो वो उसकी खुद की जो सेलुलर मशीनरीज हैं उनको ले लेंगे और उससे वो अपनी फोटोकॉपी करने में हेल्प लेंगे। तो इसी वजह से वायरसेस को कोई एक पर्टिकुलर क्लासेस नहीं मिली, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों तरह की एक्टिविटीज़ क्या कर रहे थे, शो कर रहे थे ट्रूली, ठीक है। अब इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं, कनेक्टिव लिंक बोला जाता है बिटवीन द लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का, ठीक है। तो अब अगर हम देखें कि इनके अंदर जो वायरसेस है इनकी साइज की बात करें
साइज ऑफ वायरसेस, तो इनका साइज क्या करता है, वैरी करता है, ठीक है। साइज में देखें तो टीएमवी की बात करते हैं पहले, टीएमवी, ठीक। तो टीएमवी का साइज बेसिकली पूछा जाता है, तो टीएमवी का साइज 300 माइक्रोन टू लेके 20 माइक्रोन तक रहता है, या फिर आप इसको नैनोमीटर में किस तरीके से लिखोगे, 300 नैनोमीटर इंटू 20 नैनोमीटर। वहीं अगर हम इसके शेप की बात करें कि वायरसेस की क्या क्या शेप हमें देखने को मिलते हैं, तो शेप से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डेवलप होते हैं। तो देखो बेसिकली इनकी 3 तरह की शेप हमें देखने को मिलती है। एक होती है स्फेरिकल शेप, एक होती है हमारे पास रोड शेप्ड, और एक होती है टेडपोल। टेडपोल अगर हमें याद है, फ्रॉग का जो लार्वा था वो क्या था, टेडपोल लार्वा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको कि मतलब फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल बोलते हैं, क्योंकि टेडपोल लार्वा जो हम कंसिडर करते हैं उसके पास एक टेल होती है और एक हेड प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो टेडपोल स्ट्रक्चर बैक्टीरियोफाज के हमें देखने को मिलती है, जो कि हम आगे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कशन भी करेंगे। तो स्पेरिकल की अगर हम बात करें तो क्या आता है हमारे सामने, स्पेरिकल का एग्जाम्पल रहता है इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है। वहीं स्पेरिकल का एक मोस्ट कॉमन वायरस एक और एग्जाम्पल है HIV, जिसका फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन आता है। HIV की फुल फॉर्म भी पूछ जाती है। अगर रोड शेप वायरस की बात करें तो TMV, टोमेको मोजेक वायरस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रोड शेप जो मैंने आपको बताया, जो कि आपके NCERT में डायग्राम भी दिया हुआ है, लेकिन हम इसको ड्रॉ करके भी स्टडी करेंगे, तो आंसर आता है बैक्टीरियोफाज, ठीक है। तो बैक्टीरियोफाज वो वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देते हैं, या फिर यानी कि उनकी जो होस्ट सेल होती है वो बेसिकली क्या होती है, बैक्टीरिया। तो वायरस तो इतने इन्फेक्शियस होते हैं कि जो प्लांट एनिमल के साथ साथ वो बैक्टीरिया तक को भी क्या कर देते हैं, इन्फेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे सामने आती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हम लोगों ने देखी वायरसेस की, ठीक है। वहीं साइज भी हम लोगों ने देखे। इसके अलावा ये भी चीज़ हमने चेक की कि जो वायरसेस थे इनको हम लोग एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन में कोई जगह क्यों नहीं दे पा रहे थे, वो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, और वायरस के काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखे। अब जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि जो वायरस की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और बाकी के जो RH व्हिटेकर की जो एसेलुलर फॉर्म थी उनके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, वो क्या होते हैं, किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये जो है आपका वो बिल्कुल लास्ट टॉपिक है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लांट किंगडम स्टार्ट हो जाएगा। सो नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, कीप स्टडिंग, थैंक यू।